नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। आज हम बातचीत करने वाले हैं उस खबर से जुड़ी हुई जिसमें पोर्नोग्राफी के मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। नो कोर्सिव का उनको ऑर्डर मिला है, उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये राहत दिलाने वाले एडवोकेट सुनील फर्नांडिस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। करीब 2 दशक से बड़ा अनुभव है उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, तमाम देश के बड़े मसलों पे सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं। तो इस राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे, ये जो पूरी पोर्नोग्राफी की थ्योरम है उसको समझेंगे, उसके कानून को समझेंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो नया इमर्जिंग कंटेंट है, न्यू एरा मीडिया जिसे कहा जा रहा है, उस पर क्या क्या कानूनी प्रावधान है, ये हम सुनील साहब से समझेंगे। सुनील जी, सबसे पहले तो बताइए, ये जो कानून है जिसे ऑब्स्सिनिटी कहते हैं, ये जो अश्लीलता की को डिफाइन करता है, ये बेसिकली क्या कहलाता है? नंबर 1। नंबर 2 चीज, क्या चीजें किस दायरे में आएंगी? ये चूंकि न्यू एरा मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, एप्स के थ्रू तमाम कंटेंट चल रहा है, तो इससे अश्लीलता की, ऑब्स्सिनिटी की लैंग्वेज को कैसे लीगली डिफाइन किया जा रहा है? नमस्कार विप्लव जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, क्या है ना कि ये जितने भी कानूनी प्रावधान हैं, ये बहुत ही रिसेंट है। ये अभी तक इसकी सुप्रीम कोर्ट तक की किसी भी एक केस में कोई एक लंबी सुनवाई नहीं हुई है और एक कोई ठोस सुप्रीम कोर्ट से कोई एक आदेश या कोई जजमेंट अभी तक आया नहीं है। जिससे क्या होता है, आप तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हर एक आदेश या हर एक जजमेंट जो है वो बाकी सारे कोर्टों के लिए एक मार्गदर्शक होता है। देश के सारे कोर्ट जो है, हाई कोर्ट हो या लोअर निचली अदालत हो, वो सारे के सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो इस विषय में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई एक पुख्ता जजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट आया नहीं है। क्योंकि ये सारी जो ऑब्स्सेनिटी का जो सारा केस है ना, ये जो एक बहुत ही रिसेंट कानून बना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में। एंड उस 2000 में इंटरनेट के बाद और जब हमारे पिछले 20 सालों से काफी इंटरनेट का जो प्रचलन है वो पिछले 15-20 सालों से ही है। उसके पहले ऐसा कुछ था नहीं। सो इंटरनेट, स्मार्टफोन वगैरह वगैरह से जो जानकारी एक्सचेंज हो सकती है, वो पहले वो थी नहीं। तो इसलिए कंप्यूटर्स, इंटरनेट और लैपटॉप, स्मार्टफोन्स वगैरह, ये बहुत ही एक अलग सिस्टम हो गया जहाँ से बहुत सारे फ्रॉड्स और बहुत सारे गैर कानूनी गतिविधियां होने लगी। तो इसलिए पार्लियामेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 बनाया। उसमें 67 सेक्शन में एक अमेंडमेंट करके 67A इंसर्ट कर लिया गया सन 2008 में। तो 2008 का एक प्रावधान है ये 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो ये कहता है दैट whosoever is publishes or causes to publish or transmits any obscene अपराध के लिए 5 साल की सजा, और दूसरे अपराध के लिए दूसरी बार अगर वही व्यक्ति वही अपराध करे तो उसके 7 साल तक की मैक्सिमम सजा दी जा सकती है। तो जो मेन मुद्दा यहाँ पे, जो कानूनी मुद्दा है, वो सेक्शन 67 कैपिटल A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुद्दा है, वो यही मुद्दा है कि क्या सेक्शन 60 धारा 67 कैपिटल A के तहत शर्लिन चोपड़ा ने जो किया है, क्या उसे 67A के अंडर उनको सजा मिल सकती है, कि क्या उनके जो भी उन्होंने किया है वो 67A से हटके है और उनपे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सो यही मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अभी तो केवल फिलहाल बेल का मुद्दा था, तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है हमारे एसएलपी में, और ये कहा गया कि उन्हें तब जब तक सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुनील साहब, बेहद बड़ा मसला ये है कि ऑब्स्सिनिटी की उस डेफिनेशन के अंतर्गत क्या चीज आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये कैसे अभी तक डिफाइन हो रहा है? लोअर जो मजिस्ट्रेट है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके पास अभी क्या है, कैसे वो डिफाइन करते हैं? ये क्या इस पर कोई अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे कहीं कोई विचार हुआ है? देखिए, इस केस के सिलसिले में तो बात करना इतना उचित होगा नहीं, क्योंकि अब ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश नहीं, निश्चित रूप से सुनील जी, कुछ कहना सुनील जी, मैं बहुत व्यापक ढंग से इसको पूछ रहा हूँ।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस केस से हटके जो मैं एक जनरल बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के, आपने एकदम सही बोला है कि आज की तारीख में ऑब्ससेनिटी की परिभाषा क्या होगी, किस कार्य से ऑब्ससेनिटी होगी और किस कार्य से ऑब्ससेनिटी नहीं होगी, अभी तक उसका कोई एक ठोस हमें एक डेफिनेशन या एक ठोस उसका जवाब नहीं मिला है। क्योंकि देखिए ऑब्ससेनिटी जो है, जिसको एक अंग्रेजी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बिल्कुल। तो वैसे ही ऑब्ससेनिटी हर एक व्यक्ति विशेष होता है। जिससे के लिए किसी, मुझे जो चीज मान लीजिए अगर ऑब्ससेन लगे, हो सकता है किसी और को ना लगे हो। और ऑब्ससेनिटी भी ये निर्भर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अर्बन एरिया से हैं, रूरल एरिया से हैं, आपका एक्सपोजर लेवल क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये ऑब्ससेनिटी की ये जो सारी चीजें ना, जो 67A कहती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, जो सेक्शन 67 कैपिटल A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। अब इससे जो एज अ लॉयर, इस केस से अगेन हटके मैं कहना चाह रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही डेंजरस वाली चीज है। क्योंकि उससे क्या होगा कि कोई भी चीज आप इसको कह सकते हो कि दिस इज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, आपने इसको ट्रांसमिट किया, जैसे मान लीजिए किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से आपने अगर कोई चीज ट्रांसमिट की तो वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होगी। यस। तो अब जैसे फर्ज कीजिए एक बालिग पुरुष और महिला साथ में रह रहे हैं, और वो उनका एक कोई एनिवर्सरी है जिसमें वो लोग साथ रहने की उनकी कोई एनिवर्सरी हो, और उस एनिवर्सरी के दौरान मान लीजिए उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई एक पर्सनली अफेक्शनेट एक्ट, जैसे हग किया, किस किया, जो भी, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मान लीजिए अपने 100 दोस्तों को भेज दिया, तो कल क्या ये उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है कि जी आपने जो है एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट किया है और 67 एक्ट के तहत आपके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। एक सवाल ये भी उठ सकता है, देखिए आपने तो ओटीटी चैनल्स की बात कही, ओटीटी चैनल्स में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका तो एक खैर अलग सिस्टम है, क्योंकि वो तो बतौर एक चैनल है, और चैनल में जो भी दिखता है आज की तारीख में पूरे देश भर में किसी न किसी लोअर कोर्ट में कोई ना कोई मुकदमा डल जाता है। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है सुनील सर, पुष्कर मेले के समय एक फॉरेनर के आपस में इस तरह के इंटीमेट की तस्वीरें आई थी और बड़ा बवाल मचा था, आपको याद होगा? बड़ा बवाल मचा था। तो इसलिए बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे लेके जरा सी तवज्जो देनी चाहिए, और इसको इमीडिएटली इसकी एक फैसला देना चाहिए इस पॉइंट पे कि 67A के तहत क्या क्या कवर होता है और क्या क्या कवर नहीं भी होता है। जैसे अब मान लीजिए क्या होता है कि अब जैसे इंडिया में जो लेवल है हमारे टेलीविजन चैनल्स में और विदेशों में जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो दोनों जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। बिल्कुल। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ बैठे बैठे आप ओटीटी से, या फिर ओटीटी नहीं भी हो, आज के स्मार्टफोन से, लैपटॉप के जरिए आप विदेश के चैनल्स देख सकते हैं, विदेशों का कंटेंट देख सकते हैं। उनका लेवल जो है और हमारे लेवल में जो स्टैंडर्ड है, जिसको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कहते हैं या वल्गैरिटी कहते हैं या ऑब्ससेनिटी कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। तो अब कहाँ तक उसकी आप सीमाएं बांधेंगे और कहाँ तक किन किन को आप मुकदमे के घेरे में लाओगे। तो और इससे क्या हो रहा है कि पुलिस के पास एक बहुत ही जबरदस्त पावर आ जाता है हाथ में। अब मान लीजिए अगर किसी के खिलाफ अगर वो कुछ करना चाहे तो करे, और किसी के खिलाफ ना करना चाहे तो ना करे। ठीक तो, है, एक और प्रॉब्लम ये भी। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इंडियन पीनल कोड के 292 की तरफ ले जाता हूं, जो संलिन पर भी एफआईआर में सेक्शन है। 292 को पढ़ने पर समझ में आता है कि जो भारत की सामाजिक परिदृश्य है, जो अभी कंटेम्प्रेरी समाज है जिस तरह का, वो उस मापदंड को मान रही है अश्लीलता के दायरे के अंतर्गत, मान रही है तो वो अश्लीलता होगी, नहीं माना जाएगा तो अश्लीलता नहीं होगी। अब मुद्दा ये है कि उस अधिकारी, वो पुलिस अधिकारी जो बैठा है, वो चाहे साइबर सेल में बैठा है, लोकल थाने में बैठा है, उसके पास एक XYZ कंप्लेंट पहुंचती है, वो एक किसी राजनीतिक प्रेशर का शिकार होता है और एफआईआर दर्ज करके उस व्यक्ति को अरेस्ट करता है। उसी 292 का अपवाद साफ तौर पर यह है कि वो फिल्मांकन किया किस लिए जा रहा है, उसका मकसद क्या है। लेकिन अगर उन अपवादों को वो पुलिस कर्मी नहीं समझता है तो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जेल की हवा खानी पड़ती है। और आपने राज कुंद्रा के मामले में देखा, उनको अरेस्ट हुए, वो जेल गए, जमानत के लिए परेशान रहे, हालांकि दिसंबर में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। लेकिन इस मामले में आपको लगता है, क्योंकि आप इस बहुत करीबी से देख रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको जरूरत से ज्यादा
इसमें पावर भी है और इंटरप्रिटेशन की भी एक बड़ी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे मेन प्रॉब्लम तो इंटरप्रिटेशन की कमी है कि जब तक देखिए इंडियन पिनल कोड के तहत जो भी प्रावधान हैं, जो भी ऑफेंसेस हैं, उनका तो खैर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, तो वो हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, उससे उनको पढ़ के समझ सकते हैं पुलिस वाले भी, हम वकील भी, आम जनता भी, कि क्या क्या चीजें अलाउड है और क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पे फंस रहा है 67 कैपिटल ए का। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए बाकी जितने भी जो खास करके इस केस में या किसी और केस में जो होता है, आईपीसी के तहत जो भी दफाएं लगाते हैं वो, उसका जवाब तो फिर भी आप दे सकते हो, क्योंकि उसका तो आइडिया क्लियर हो जाता है कि भाई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर एक आईपीसी के सेक्शन के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिससे आप पढ़ के समझ सकते हो कि क्या करना है। लेकिन 67 ए जो है उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो वर्डिंग है, वो बहुत ही ओपन है। और जो एक बेसिक रूल है हमारे कानूनी अर्थव्यवस्था का कि जो भी क्रिमिनल लॉ होता है उसकी वर्डिंग बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, बहुत ही सीमित होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या, नहीं तो व्यक्ति जो है उसको पता नहीं, उसको क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या करने से गुनाह है, अपराध है, और क्या नहीं करने से वो बच सकता है, नहीं करने उसमें से कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये कि 67 है, जैसे मैंने आपको बोला ना, 2-3 उसके जो मेन अंश हैं कि नंबर 1 अगर आप पब्लिश करते हैं, नंबर 2 अगर आप ट्रांसमिट करते हैं, नंबर 3 किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, नंबर 4 एनी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। अब ये सारा चीज आके मुद्दा आके फंसता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट होकर। एंड ओटीटी में हो, यूट्यूब चैनल में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, या फिर शर्लिन के वीडियोस में हो, ये सारे सवाल का, इसका एक डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट कैसे कहेंगे आप, किस टाइम पे कहेंगे आप, और क्या करने से वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट माना जाएगा जिसके तहत आपको 67 ए के अंदर सजा होगी। और ये एकदम डेफिनेशन ये क्लियर होनी चाहिए अभी तक, जो अभी तक नहीं हुई है। अच्छा सुनील सर, मुझे ये बताइए, एक आपका 2 दशक का अनुभव है वकालत का, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और इस मामले से जुड़े भी हैं, इसके तथ्यों को देख रहे हैं। मुझे मोटी मोटी परिभाषा बताइए, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक कलाकार है, वो कला बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, उसमें भी इंटीमेशन के सीन, सेक्स अपने आप में एक कला का पार्ट है। मुझे ये बताइए बतौर एडवोकेट, और मैं एक साधारण, अगर एक जर्नलिस्ट के हैसियत में नहीं, मैं अगर एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के हैसियत से आपसे पूछना चाहूं बतौर सुप्रीम कोर्ट वकील कि उस डेफिनेशन के अंतर्गत क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, मैं कितना कर सकता हूं, कितना नहीं कर सकता हूं, क्या आप मुझे ब्रीफ कर सकते हैं, समझा सकते हैं ये साधारण शब्दों में? नहीं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि देखिए जब तक इसकी क्लियर डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है, तब तक कुछ भी अगर वो करता है तो उसका एक चांस है कि उसके खिलाफ एक मुकदमा डल जाएगा कहीं ना कहीं इंडिया में। और इंडिया में कोई ना कोई एक मैजिस्ट्रेट होगा, जैसे मान लीजिए आपने अगर 10-15 के जगहों पे आपने लोगों ने अलग अलग मुकदमे डाले हैं, हो सकता है 10 में से 9 मैजिस्ट्रेट उसको खारिज करे, 10वां मैजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं इसमें तो दम है इस केस में, और वारंट इशू कर दे। वो उसी तरह होता है जैसे कोई नई फिल्म आई तो लोगों की भावनाएं भड़क जाती है देश भर में। बिल्कुल बिल्कुल, भावनाएं आहत हो जाती, भड़क नहीं जाती, आहत हो जाती। 292 के तहत आपने अभी जो कहा, पहले वही होता था। जैसे मान लीजिए अब 2-3 पिक्चरें जो हाल फिलहाल में जो अभी जहन में आ रही हैं, जैसे संजय लीला बंसाली की जो रामलीला थी, और पद्मावती थी, उनको लेके देखिए पूरे देश भर में मुकदमे जले, लोगों ने पिक्चर देखा तक नहीं था, उसके पहले मुकदमे डले, उसके पहले उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट वगैरह सब निकला। तो इसी आज के तारीख में कि बट वो जरा सा एक अलग लेवल पे जाते हैं, क्योंकि वो सारे केसों में जो मेन ग्राउंड है कि हमारे सामाजिक, हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, उन केसों में वो एक मुद्दा होता है। ये वाले जो केसेस हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शर्लिन वाले जो केसेस हैं, ये ओटीटी वाले केसेस हैं, इसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट जिसको कहते हैं, उसकी एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपने सही सवाल पूछा, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर है, एक मान लीजिए एक क्राइम स्टोरी बना रहा है। अब क्रिमिनल जो है वो पूजा पाठ तो करेगा नहीं, बिल्कुल। क्रिमिनल के अपने अगर वो लोग स्क्रीन प्ले दिखाते हैं किसी क्रिमिनल को लेके, तो जाहिर सी बात है कि उस स्क्रीन प्ले में कुछ हद तक उसका किसी एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट होना स्वाभाविक है। अगर मान लीजिए वो आप नहीं दिखाते हैं तो हमारी सिनेमा को बैकवर्ड कहा जाता है, इमेच्योर कहा जाता है। हम कहते हैं कि हमारे ऑडियंसेस अभी तक मैच्योर सिनेमा अप्रिशिएट करने के लायक नहीं हुए हैं। इसी के साथ सुनील सर, वेस्टर्न सोसाइटी, सुनील सर, मैं सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी आपको याद दिलाना चाहूंगा, बैंडेड क्वीन को लेकर, उसके बैन को लेकर जो आदेश था,
इसलिए वो अगर वो थोड़ा सा अगर आपको जहन में हो, जिसमें बैंडिट क्वीन को कहा था कि उसको दर्शाने के लिए, उस समाज की कुरीति को दिखाने के लिए वो सीन किए गए थे। लेकिन अब विप्लव जी देखिए, बैंडिट क्वीन में भी मुद्दा जरा सा और आसान था। क्यों? क्योंकि बैंडिट क्वीन सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी। सिनेमा हॉल में रिलीज करने से पहले उसको सेंसर बोर्ड के तहत सर्टिफिकेशन लेना होता है। आज भी यही सिस्टम है, कानूनी सिस्टम यही है कि कोई भी सिनेमा आप रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड से आपको एक सर्टिफिकेट की, उनकी इजाजत की, उनकी परमिशन की जरूरत होती है। तो सेंसर बोर्ड अगर उनको लगता है कि नहीं जी ये सीन्स जायज नहीं है, तो उसको काट सकती है, और अगर जायज है तो पास होती है। तो पास होने के बाद जब पिक्चर रिलीज होती है और कोई मुकदमा डाले, तो एटलीस्ट फिल्म मेकर के पास ये एक डिफेंस है कि देखिए मैं तो कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से मैंने की, मैंने सेंसर बोर्ड के सामने फिल्म को रखी, सेंसर बोर्ड ने इसको अप्रूव किया, उसे पारित किया, उसके बाद ही ये सिनेमा रिलीज हुई है। और पारित ही नहीं किया, ए सर्टिफिकेट भी दिया, बिल्कुल करेक्ट। तो एटलीस्ट वहां पे तो हमारे पास वो सारे डिफेंसेस हैं, वो सारे हम ग्राउंड ले सकते हैं अगर हम एक फिल्म मेकर हैं या हम फिल्म मेकर को एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों पे ना, ये जो फिलहाल मुद्दा है कोर्ट के सामने, शर्लिन वाला मुद्दा, इसमें तो हम लोग तो कुछ ठीक से कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि किस हद तक इसको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को माना जाएगा। और इतना उस 67A को ऐसा लिखा गया है जिसके तहत तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का और लड़की पार्क में बैठे और हाथ पकड़े या किस करे, उसमें भी हो सकता है कि किसी को लगे कि भाई ये तो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है, उस पर भी मुकदमा चल जाएगा। तो इसलिए ये एक, और देखिए क्या होता है ना कि जितना आप बेलगाम प्रावधान होते हैं उतने ज्यादा उनके दुरुपयोग के चांसेस होते हैं। क्यों जो कानूनी प्रावधान होते हैं, खास करके जो फौजदारी के, जो क्रिमिनल प्रावधान होते हैं, क्यों कहा जाता है कि उनको एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम विशेष तरीके से उनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनमें कोई भी डाउट हो तो अलग अलग व्यक्तियों को, खास करके पुलिस को या खास बाकी किसी को, उसकी मिसयूज करने की उसकी जो क्षमता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि राज कुंद्रा के मामले में, हॉट शॉट्स के मामले में तो आपने FIR कर दी। आल्ट बालाजी, कुकू, सेम बिल्कुल वही प्रोडक्ट है, उसी तरह की वेब सीरीज है। गंदी बात क्या है सर, हॉट शॉट्स में जो चीजें दिखाई जा रही हैं और आल्ट बालाजी की OTT प्लेटफॉर्म पर जो गंदी बात दिखाई जा रही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो अधिकारी ने पिक एंड चूज किया है, ऐसा लग रहा है जी। सही बात है। और बतौर लॉयर, बतौर एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें एक डिस्क्लेमर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे नहीं पता हो कि गंदी बात का अंदर कंटेंट क्या है, तो मैं किसी भी OTT वालों को या कोई भी ऐसी जो अडल्ट सीन्स बनाते हैं, तो उनको पहले से एक डिस्क्लेमर डालना चाहिए कि इस धारावाहिक में या इस एपिसोड में ऐसे सीन्स होने की संभावना है जो हो सकता है आपके व्यक्तिगत असूलों को ठेस पहुंचे उससे। तो इसलिए आप इसमें अपने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करें, आप देख लें कि आपको देखना है कि नहीं देखना है। पहले से एक प्रॉपर वार्निंग सब जगह से चलनी चाहिए। और अगर वार्निंग ना हो तब तो अलग बात है, लेकिन वार्निंग देके आपने अगर सब लोगों को बताया कि भाई ये अडल्ट सीरीज है, या ये सीरीज ये है जिसमें अडल्ट सीन्स हो सकते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सीन्स हो सकते हैं, पहले से अगर आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया, तो मेरे ख्याल से 67A लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर जब तक हम ये अडल्ट्स देख रहे हैं और जान रहे हैं कि भाई हम ये क्या देख रहे हैं, ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए एक भजन कीर्तन का प्रोग्राम में वो चीज अगर आप घुसेड़ दिए, तो ऑब्वियसली लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। ये गलत चीज है और इस पे 67A की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि टॉपिक जो है वो एक अडल्ट टॉपिक है, आप जानते हैं कि जो कंटेंट है उस कंटेंट में अडल्ट सीन्स होने की संभावना है, और उसको पहले से आप इसकी एडवर्टाइज करते हैं, उसको डिस्क्लेमर डाल देते हैं, उसको जो देखने वाला है उसको पहले से आप चौकन्ना करके बताते हैं कि भैया सावधान रहना, इन सब चीजें यहाँ पे हैं, आपको यदि ना देखना हो तो आप कृपया ना देखें, इसको बंद कर दें। तो यदि हर एक व्यक्ति जो देखता है वो तो अपना एक चुनाव करता है ना कि भाई मुझे वो चीज देखनी है, तो अगर आपने वो चीज की चुनाव की, वो चीज देखने की, फिर आप कैसे मुड़ के बोल सकते हो कि जी मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची या ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट लगा मुझे। एक और मुद्दा मुझे ये बताइए सुनील सर, क्योंकि अब एक बड़ा मुद्दा ये भी दिमाग में आ रहा है कि ये जो ए सर्टिफिकेशन का इशू है, आप एडल्ट सर्टिफिकेशन तो आप इशू करते हैं और उस पर बाद में ये विवाद होता है, तो इस ए सर्टिफिकेशन का क्या अर्थ? कम से कम प्रोड्यूसर डायरेक्टर निकालें जो ले भी रहे हैं, एक मैंडेटरी आपकी रिक्वायरमेंट भी फॉलो कर रहे हैं,
और देश भर में वो जो भावनाएं आहत होने का मुकदमा भी झेल रहे हैं। सुनील सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो एकदम, ये जो जितने भी मैजिस्ट्रेट्स जो सब वारंट इशू करते हैं इन सब चीजों में, वो तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि एक एटलीस्ट यहाँ पे शर्लिन ओटीटी में तो कोई सेंसर बोर्ड की भूमिका है नहीं, क्योंकि जो भी ओटीटी चैनल्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, ऑल्ट बालाजी है, Z5 है, इनमें जो कंटेंट जाता है ये सेंसर बोर्ड के माध्यम से पारित नहीं होता है, ये डायरेक्टली जाता है सीधा ओटीटी चैनलों पे। जो हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, जो सिनेमा हॉल में देखते हैं और सिनेमा हॉल के जरिए जो टेलीविजन चैनल में आएगा जैसे सोनी टीवी, जी टीवी वगैरह, वो जो सिनेमा पिक्चर्स होते हैं, मूवी पिक्चर्स होते हैं, केवल उन्हीं को सेंसर बोर्ड के माध्यम से जाना होता है। तो जिन सिनेमाज ने, जिन मूवीज ने सेंसर बोर्ड का माध्यम के थ्रू जा चुके हैं और जिनको अप्रूवल मिल चुका है, इवन दो ए सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, उसके बाद कोई मुकदमा डालना मेरे ख्याल से एकदम गलत है। उस पर तो कोर्ट को बिल्कुल ही अलाउ नहीं करना चाहिए। और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का एकदम स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है। जब भी ऐसे मसले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि नहीं, अगर सेंसर बोर्ड ने अलाउ किया है तो लोगों को अधिकार है कि वो देखें। जिन्हें लगता है कि इसकी ये पिक्चर की टॉपिक जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है तो ना देखें। एकदम सरल बात है ना। देखिए, किसी ने तो एक आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के तो आपको जबरदस्ती को सिनेमा हॉल में तो नहीं लेके जा रहा। कम से कम 50 बार सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है। जब भी इस तरह के मसलों पे फिल्म बैन को लेके आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अपनी चीज कराए, अपना बनाया, देखना ना देखना आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। और उसको सेंसर से सर्टिफिकेट मिल चुका है। सेंसर बोर्ड जो हमारी कानूनी अर्थव्यवस्था है, उस कानूनी अर्थव्यवस्था के सारे प्रोसेस से वो गुजर चुका है, गुजर के उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। और सर्टिफिकेट मिलने के पास उसके पास अधिकार है, कानूनी अधिकार है हमारे देश में कि की सारे सिनेमा हॉल्स में वो अपना पिक्चर चला सके। और अगर आपको उस पिक्चर के टॉपिक पे या पिक्चर की किसी चीज से आपको ठेस पहुंचती है और आपको नहीं, आप उससे रजामंद हो, तो मत देखो आप। कि जैसे किताबों के लिए भी यही है, कोई आपको जबरदस्ती तो कोई किताब नहीं पढ़वा रहा है। तो किताब हो, सिनेमा हो, ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारी आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में हमारे संविधान में बहुत ही अहम फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है हमारे देश के लोगों के लिए। तो ये एक मूल अधिकार का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो यदि आप देखना चाहें देखें, ना देखना चाहें ना देखें। तो ये हो गया एज फार एज सिनेमा हॉल्स में जो सिनेमाएं निकलती हैं जिनके ऊपर एक सेंसर सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। लेकिन ओटीटी पे, जैसे प्राइवेट चैनल्स पे या प्राइवेट वीडियोस पे, इसमें तो कोई सर्टिफिकेशन या सेंसर बोर्ड में सबमिट करके आपको सर्टिफिकेट लेने की गुंजाइश तो है नहीं। अब इनमें विवाद मेजरली शुरू हो जाता है कि इनमें कैसे आप इन चीजों को संचालन करेंगे, उनका रेगुलेशन कैसे करें। और मेरा जो एक राय, मेरी जो राय है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले ये कही थी कि देखिए, डे वन से एकदम क्लियर कट बता रहना चाहिए हमारे चैनल्स में, जो ओटीटी चैनल्स हैं या इसमें, कि ये क्या चीज का सीरियल है, इसमें क्या क्या एपिसोड्स हैं, इसमें क्या क्या सीन्स हो सकते हैं, और ये सीन आपको अगर ठेस पहुंचा दे या आपको ना पसंद आए तो कृपया इसे न देखें। तो ये पहले से एकदम क्लियर डिस्क्लेमर होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई अडल्ट सीरीज बना रहे हैं, कोई क्रिमिनल पे बना रहे हैं या कोई किसी पॉर्न स्टार पे बना रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसके स्क्रीन प्ले में ऐसे सारे सीन्स होंगे। हाँ, तो उनसे अगर आप वो सीन्स नहीं दिखाओगे तो फिर उस मुद्दे पे पिक्चर बनाना ही व्यर्थ होगा। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट पे कोई अगर पिक्चर बना रहे हो और क्रिकेट का मैच नहीं दिखाओगे, ये हॉकी पे आप फिल्म बना रहे हो और हॉकी का आपको मैच नहीं दिखाओगे, तो वो मैच कैसे होगा? तो वो पिक्चर कैसे होगा? तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे होता है। यहाँ पे ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको वो सब सीन्स दिखाने हैं। तो जैसे कि आप चक दे था, हॉकी पे था, वो तो हॉकी के सीन्स दिखे उसमें। तो वो जो डर्टी पिक्चर थी, सिल्क स्मिता पे थी, जो एक जो आइटम नंबर्स में करती थी, आर्टिस्ट थी सिनेमा पिक्चरों में, तो ऑब्वियसली उस टाइप की स्क्रीन प्ले बनी। तो जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, स्क्रीन प्ले उसी आधार पे बनेगा। और लोगों को मेरे हिसाब से आज की तारीख में इतने सब चीजें हम देख सकते हैं हमारे एक फोन में। आज की तारीख में एक फोन से हम पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सब चीज देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेके ऑफेंड होना, मुकदमे डालना, ये हमारे लिए इंटरनेशनली ऑल्सो एक बड़ा गलत एक इंप्रेशन चला जाता है हमारे ऊपर। ये भी आप देखिए कि हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि कि क्या को कितनी ठेस पहुंचती है, कितने आघात पहुंचती है। कि वो बोलेंगे कि भाई जो उनके वहां पे एकदम नॉर्मल है और इंडिया कहती है कि हम भी डेवलप्ड हैं और हम भी इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो एक वीडियो से या एक एपिसोड से या एक फिल्म से लोगों को ठेस पहुंचने लगे और वो क्रिमिनल मुकदमे करने लगे और क्रिमिनल केसेस करने लगे। खास करके हमारे देश में जहाँ पे मेन क्रिमिनल केसेस
जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, डकैत हैं, उनके केसेस सालों साल 10-10, 20-20, 15-15 साल फंसे हुए। अब इन सब केसों को छोड़ के अब इन सब केसों पे अगर आप हमारी कोर्ट की प्रणाली, हमारी कानूनी अर्थव्यवस्था अगर इन सब केसों पे ध्यान देने लगी, तब तो हो गया। फिर तब तो हमारे देश में तो बड़ी समस्या की बात होने वाली है। ठीक है सुनील साहब, मुझे ये बताइए कि ये तो आपने बहुत अच्छी राय दी कि इस तरह की ओटीटी प्लेटफॉर्म, चूंकि वो वहां सेंसर बोर्ड का रेगुलेशन नहीं लागू होते हैं, तो आपने एक तो बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम आपको डिस्क्लेमर जरूर लगाना चाहिए कि किस तरह का हम कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है। बाद में आपके विवेकाधीन है कि आपको देखना है या नहीं देखना, ये आपको डिसाइड करना है। भावनाएं डिस्क्लेमर का मतलब वो औपचारिक डिस्क्लेमर नहीं जो केवल 2.5 सेकंड के लिए होता है। जी जी जी। डिस्क्लेमर मतलब प्रॉपर तरीके से, मतलब ये तो एकदम ठोस तरीके से इलेबोरेटली पूरी चीज बताया जाए कि भाई ऐसा ऐसा है। और एक सजेशन एक और भी हो सकता है कि जैसे जब मान लीजिए जितने जो ओटीटी वाले हैं, वो हो सकता है कि जब उन कोशिश भी करिए, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, कि अगर स्वयं मिले और अपने से एक सेल्फ सर्टिफिकेशन दें कि भाई ये ए रेटेड है, या ये जैसे यूएस में अलग अलग एज ग्रुप के लिए होता है कि जैसे 16 प्लस देख सकते हैं, 14 प्लस देख सकते हैं, 12 प्लस देख सकते हैं। तो ओटीटी वाले भी अगर मिलके अपना एक सेल्फ सर्टिफिकेशन करें कि भाई हम जो ये वेब सीरीज रिलीज कर रहे हैं, ये केवल 18 प्लस ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, अगर ये भी हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आज के तारीख में ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन होता नहीं है। वो लोग बना देते हैं एक कंटेंट और उसको अपलोड कर देते हैं। अगर एक आपस में मिलके भी वो लोग एक सेल्फ सर्टिफिकेशन करें कि ये जो है 16 साल प्लस या 18 साल प्लस के ऑडियंस के लिए है, तो उससे भी बहुत चीजों का एक खुलासा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए, कुछ भी करें, जब तक 67A का क्लियर कट डेफिनेशन नहीं आता है, तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब मुझे लास्टली बताइए, मैं अंतिम प्रश्न आपसे ले रहा हूं कि अगर फिर भी इस तरह के मामले में किसी ने अपनी कलात्मक दृष्टिकोण से तमाम चीजें बनाने की कोशिश करी और फिर भी एफआईआर रजिस्टर हो गई, तो उसके पास फिलहाल सोल्यूशन क्या है, अपना डिफेंस क्या है? देखिए, एफआईआर के लिए तो डिफेंस यही है कि आप जैसे ही किसी भी राज्य में आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होता है, एक तरीका ये होता है कि उस राज्य के हाईकोर्ट में जाके उन पे आप स्टे ले लें और उस एफआईआर को खारिज करने की याचिका डालें। या दूसरी एक चीज होती है जो अक्सर अभी आज के तारीख में फिल्म मेकर्स करते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक ब्लैंकेट ऑर्डर, जिसको कहते हैं ना, एक ब्लैंकेट आदेश ले लेते हैं कि इस मुद्दे पे कहीं और एफआईआर रजिस्टर होगा नहीं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो जहां उनकी रिहाइश है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिस इलाके में रहते हैं, उसी इलाके में केस दर्ज करें, ताकि क्या, मान लीजिए प्रोड्यूसर अगर है बॉम्बे का, मुंबई में रह रहा है, और केस फाइल हुआ मान लीजिए गुवाहाटी में, या केस फाइल हुआ राजस्थान के किसी गांव में, या मान लीजिए तमिलनाडु में, वो अकेला बंदा किधर भागता रहेगा केसेस को डिफेंड करने के लिए? तो बहुत बार तो जिस जगह पे मुकदमा दर्ज होता है वही आपके लिए एक अभिशाप है। ये हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी करती है कि भाई इस मुद्दे पे या तो एफआईआर रजिस्टर होंगे नहीं, या होंगे तो जो पहला एफआईआर जहां रजिस्टर हुआ है जिस शहर में, जैसे बंबई में हो या दिल्ली में हो, कहीं पे, तो सारे एफआईआर वहीं पे होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में नहीं होंगे, ताकि एक ही बंदा पूरे देश भर ना भागते रहे। एक वो सुविधा दे रखी है, एक सुप्रीम कोर्ट ने वो सुविधा दे रखी है। बट ये हमारे कोर्टों को इस बात का जरा सा, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू दिस, कि इन सब मुद्दों पे नोटिस जारी करना, समन जारी करना, वारंट जारी करना, खास करके हमारे लोअर कोर्टों को उस चीज से जरा सा उनको परहेज रखना चाहिए। क्योंकि ये सब हमारे देश में आज की तारीख में ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत है, समय बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, तो कर लो ये सब। लेकिन हमें भी आज की तारीख में चुनाव करना चाहिए ना, कि कौन से मुद्दे सीरियस है, कौन से मुद्दे कम सीरियस है, जो आप पीछे रख सकते हो। आज की तारीख में हमारे सब, किसी भी नागरिक को आप पूछिए, सबके साथ एक मेजर दिक्कत, सब बोलेंगे कि भाई हमें जजों पे और कानूनी अर्थव्यवस्था पे विश्वास तो बहुत है, लेकिन बहुत स्लो है। एक भी राज्य है नहीं हमारे देश में जो ये कहे कि भाई हमारी कानूनी प्रणाली बहुत स्विफ्ट है, बहुत तुरंत सारे जस्टिस मिलती है, फैसला होता है। तो जब इतने सारी परेशानियां हैं, इतने सारे मुकदमे हैं, उन पे ध्यान दें जो मेन ठोस मुकदमे हैं, और शर्लिन जैसे लोगों को आप अकेला छोड़ दें। ठीक है, ठीक है, एक बस बिल्कुल छोटा सा संक्षिप्त में लास्ट बता दीजिए, इतना पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों में क्यों इतना उतावलापन क्यों रहता है इनकी अरेस्ट को लेकर? है जैसे ही किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस का नाम सुन लेते हैं, ये बिल्कुल उतावले हो जाते हैं कि किसी तरह बस पकड़ लो। ऐसा लगता है बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति है, एनआईए जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है, वैसे ही लोग करने लगते हैं। तो क्या कारण, आप क्या समझते हैं, उतावलापन क्यों है?
अलग अलग कारण हो सकते हैं विप्लव जी। अब इसमें तो एक ही कारण या एक विशेष कारण तो होगा नहीं, अलग अलग कारण है। सबसे मेन तो कभी कभार तो ऊपर से प्रेशर आता है इनके ऊपर, पुलिस वालों को भी बियॉन्ड द पॉइंट दोष दे नहीं सकते हैं। कभी कभी किसी मुद्दे पे ऊपर से प्रेशर आ गया तो प्रेशर के अंडर काम करना होता है। कभी कभी ये भी होता है कि भाई कुछ ऐसे अफसर भी होते हैं कि भाई उनको अपना नाम अखबार की सुर्खियों में पढ़ना देखना अच्छा लगता है, तो क्योंकि आप मान लीजिए अगर मेरे पीछे केस करते तो किसी पुलिस वाले को फ्रंट पेज पे तो न्यूज आता नहीं, आप इंटरव्यू करते नहीं, लेकिन शर्लिन पे मुकदमा किया तभी तो आपने इंटरव्यू किया। तो आप समझ रहे नहीं, मैंने तो पुलिस वालों को सुनील साहब आपके पर्सपेक्टिव को लेके किया, मैंने आपके एक विजन को जानने के लिए। तो इसलिए तो शर्लिन या मीडिया पर्सनालिटीज जो होते हैं वो एकदम फेमस होते हैं, तो उनके लिए कुछ भी होगा तो वो अखबार की सुर्खियों में आता है और एक पब्लिसिटी भी मिल जाता है। तो अलग अलग कारण है उसके पीछे। और एक और कारण भी है कि बहुत बार इग्नोरेंस जिसको कहते हैं कि कानून की जो प्रावधान है वो ठीक से वो समझ नहीं पाते। ये बहुत ही एक अजीब बात है, क्योंकि आप सोचोगे कि भाई पुलिस है, पुलिस का तो दिन भर उठना बैठना कानून के साथ ही होना चाहिए, लेकिन कुछ कानूनी ऐसे प्रावधान होते हैं जो पुलिस खुद क्लियर तरीके से उसको नहीं समझ पाती। तो बहुत बार इग्नोरेंस के तरीके से भी कभी कभार मुकदमे वो लोग शुरू कर देते हैं, जबकि उनको नहीं पता होता कि भाई इन सब चीजों पे ऐसे मुकदमा नहीं करना चाहिए। सुनील सर, 66A इसी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 66A रिपील सुप्रीम कोर्ट होने के बाद भी 3 साल तक मुकदमे दर्ज होते रहे, ये और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करनी पड़ी इस बात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जज साहब रिटायर भी हो गए, रोहिंटन नारीमन साहब, जिनमें ये जजमेंट दिया था, वो रिटायर भी हो गए। और रिटायर होने के बाद उन्होंने स्पीच में कहा कि बड़ी दुख की बात है कि 3 साल हो गए मुझे इस फैसला सुनाए हुए सुप्रीम कोर्ट में, आज की तारीख में भी FIR दर्ज हो रहे हैं 66 तो आपने सही, इग्नोरेंस इज अनदर फैक्टर। सो पॉलिटिकल प्रेशर है, एक पर्सनल पब्लिसिटी है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ है, तो ये 2-3-4 फैक्टर्स हैं जिसके खिलाफ ये सब मुकदमे चलते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। OTT प्लेटफॉर्म को लेकर जरूर मेरी एक बात रहेगी कि जो सुनील सर सलाह दे रहे हैं बतौर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, वो तो निश्चित रूप से आप लोगों को कर लेनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्लेमर चलाने से, और विधिवत डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं है कि आप 2 सेकंड में लाए और वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा पता भी नहीं है, बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, चाहे वो उसका मीडियम टाइप्ड हो चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो। तो इससे क्या होगा, आप दर्शक को बता सकते हो, और कल अगर आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो अदालत के सामने आप अपनी बात को रख सकते हैं। और दूसरा, पुलिस अधिकारियों और निचली अदालतों को खासकर वारंट इशू करते समय थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, ये कलाकार हैं, ये अपराधी नहीं है, इसलिए अगर कोई बात हुई है तो कम से कम आप कोर्ट में उनको बुलाएं, उनसे अपना पक्ष जरूर जानने की कोशिश करें, ना कि उनकी गिरफ्तारी और उस पर खासी मीडियाबाजी कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।